मैंने एक कहानी एक बार लिखी थी, एक मैं करवट नाम का सीरियल बहुत 100 साल पहले लिखता था। औरतों के बारे में होता था कि औरतें कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलती हैं। उसमें एक लड़की की कहानी थी जो अपने ताऊ से कहती है, हरियाणा में उसके माँ बाप मर चुके थे, जिसने ताऊ ने उसकी एक शादी कराई थी, बहुत ब्रूटलाइज मैरिज थी। हस्बैंड उसको जलाता था, सिगरेटों से मारता था, तो छोड़ दिया उसको। तलाक हुआ उसका पंचायत से वगैरह वगैरह करके। फिर चाव कहने लगा दूसरी शादी करो, दूसरी शादी। उसको मुझे नहीं करनी, मैं अब साक्षरता अभियान के जरिए पढ़ने लगी हूँ, मैं बच्चियों को पढ़ाने लगी हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। तो ताऊ ने उसको बोला कि नहीं देखो बेटा, कन्यादान तो सबसे बड़ा दान होता है, मुझे तुम्हें दान तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा तो फिर आप क्यों दान करेंगे, मैं स्वयं अपना दान क्या बलिदान कर देती हूँ। और उसने गांव की थी, उसने घास काट रही थी, उसने गड़ासा उठाया, अपना हाथ रखा नलकूप के ऊपर, अपना अंगूठा काट दिया। तो अब देखिए मैं हाथ काट दिया, तो ताऊ ने हाथ पकड़ लिया, तो कहा कि नहीं बेटा तुम जाओ। तो ऐसा है ना कि लोग अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। लोग तो प्यार में लटक जाते हैं फांसी पे। बाप ने नहीं किया तो आंखें फोड़ना तो छोटी बात है, लेकिन इससे आपकी कहानी में दी एंड लग गया। अब आप अगर बाकी सबसे पूछें तो आपके दोस्त बताएंगे कि हाँ कहानी खत्म हो गई। यस, आपका प्रश्न क्या था? खड़े होके। हाँ बेटा, प्रोटैगनिस्ट बेटा वो होता है किसी भी कहानी में जिसको हम आमतौर पर हीरो के नाम से जानते हैं। एक को हीरो कहते हैं, एक को विलन कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो किसी काम को एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, और एंटेगनिस्ट वो होता है जो कि उसके लक्ष्य में बाधा बनता है, जो भी उसके काम में बाधा बने। और प्रोटैगनिस्ट का काम आमतौर से आमतौर से बिल्कुल जरूरी नहीं है, देयर आर एंटी हीरोज आल्सो, एंटी हीरो इज आल्सो हीरो, लेकिन आमतौर से उसका काम किसी पॉजिटिव तरफ से होता है। अगर राम की बात हम कर ले, और मैं क्यों बार बार राम की बात कर रहा हूं, मैं राम का भक्त नहीं, मैं राम की बात इसलिए करता हूं कि सबने वो राम की कहानी सुनी है, सब लोग उसके कॉन्ट्रोवर्स से पढ़ी किसी ने नहीं है रामायण, यहाँ पे मुझे मालूम है, लेकिन सबको कहानी मालूम है। भारत में ऐसे ही होता है कि बिना पढ़े हुए हमारा बहुत सा ज्ञान छूट दिया जाता है कानों से और हम तक पहुंच जाता है। तो इसी में बार बार राम की कहानी सुनाता हूँ। एक बार सोचिए कि राम का बाबा से, और मैं जय श्री राम बात कर जाने के पहले आप लोगों से बोल के जाऊंगा, लेकिन राम का एक, अगर राम जंगल जाते हैं तो क्यों जाते हैं? तो जंगल एक पर्पज से जाते हैं कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता से एक वचन लिया था, और मेरे पिता ने कहा कि बेटा मान लो उसकी बात, सौतेली माँ की बात, तो जंगल जाओ। तो मैं पिता का दिल नहीं दुखाऊंगा, तो जंगल जाऊंगा थोड़ा सा, और चला जाता है। एक अच्छा काम कर जाता है कि पिता का दिल नहीं दुखना चाहिए। पिता को और पिता की डोमेस्टिक पीस के लिए बीवियों के साथ में अगर यही जरूरी है, मैं करके दिखाऊंगा। वो चाहता तो रिवोल्ट कर सकता है, तेरी बुड्ढे सारे तू दर्शक मैं आ जा, मैं तो भगवान नहीं तुझे मार दूंगा, लेकिन नहीं, वो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो, इसीलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा की बात है कि बाप की बात सुनो, बाप की बात सुनता है। आप जैसे कितने लोग होंगे जिन्होंने बाप की बात सुनी होगी और कहा होगा कि बाप अगर नहीं चाहते सिनेमा में जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, फिर बाप मान गया वो 2 साल में पैसा क्या हो, तब आप आएंगे। बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा। कितनी लड़कियां जो आपको बताएंगी कि पिताजी को पसंद है कोई लड़का, इसलिए उन्होंने उससे शादी करी। उन्होंने नहीं की होगी, बैठी है, उनकी बहनों ने की होगी, उनकी मौसियों ने की होगी, उनकी चाचियों ने की होगी, उनकी मम्मी ने की होगी। तो ऐसा होता है, हम लोग पिता का कहना मानते हैं, पिता के कहने से वो जंगल चले गए। वो जंगल चले गए तो वहां पर पहले तो छोटे छोटे विलेन उनको मिलते हैं, छोटे छोटे विलेन मतलब ये राक्षस, वो राक्षस, ये बनाना, ये निपटाना, उनसे निपटते रहते हैं। फिर उनको बड़ा विलेन एक दिन मिल जाता है जो उनकी बीवी को उठा के चला जाता है। तो बड़ा विलेन मिल गया, क्यों? अरे भैया ठीक है जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें उसकी बीवी को उठा के लेना क्या जरूरी था? ले गए। तो कहानी अलग है कि उसकी बहन को छेड़ दिया था, ये हुआ था, हुआ था। और राम की तो कोई बहन थी नहीं, या थी? सबसे पूछ रहा हूँ, नहीं किया कितना भाई थे? हम यहाँ जाते हैं राज की बात है, राज की बात है। और ये देखो हम लोग को अपनी देश की कहानियों के बारे में कितना कम पता है।
और वो कम पता इसलिए है कि ये वाली कहानी किसी ने नहीं बताई। दशरथ के सबसे पहले शांता नाम की एक बेटी, जो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो भी थे 4 भाई, उनकी बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। और दशरथ को उसके बाद में पुत्र पैदा नहीं हो रहे थे, तो दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जिसे कहते हैं, आपने यह बहुत सुना होगा, दिल्ली में भी लोग बोल रहे थे फलाने बाबा का 56 कुंड का फलाना यज्ञ और ढिमकाना यज्ञ, आपने सुना होगा। ये बेवकूफी की बात आपने बहुत सुनी होगी हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ की मर्द को बहुत अच्छा माना जाता है, बेटे को बेहतर माना जाता है, बेटी उस समाज में। तो दशरथ साहब ने एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए एक ऋषि को बुलाया, और ऋषि ने कहा ठीक है मैं आगे कर दूंगा, यज्ञ करते ही आपको बेटे ही बेटे का नाम। और उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ उस बंदे से करवाया। फीस पूछना भूल गए थे, तुम्हारी फीस क्या होगी। जब उन्होंने उससे फीस पूछी कि तुम्हारी फीस क्या होगी, तो ऋषि ने कहा मुझे आपकी बेटी चाहिए। शांता का ब्याह इस ऋषि से करके उसको जंगल में भेज दिया गया। ऋषि मुनि शहर में नहीं रहते थे, जो बच्ची पैलेस में पैदा हुई थी उसको जंगल में भेज दिया गया। कोई इसके आगे कहानी नहीं मिलती है कि कभी राम गया कि चलो राखी का त्योहार आने वाला 15 अगस्त को, एक बार जाके शांता से राखी तो बनवाए, एक बार शांता को देख तो आए, या एक बार सावन का महीना चल रहा है जबकि आप लोगों को पता नहीं, अभी सब पता भी है, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए उल्लू के बच्चों, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए आपको हिंदुस्तान के संस्कारों का पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ संस्कार मानने में, मैं संस्कार नहीं बनाना चाहता हूँ, संस्कार का पता होना चाहिए, अगर उन संस्कारों से बनना चाहिए। ऐसे कभी नहीं मिलता है कि साक्ष्य रामायण में कि सावन में चलो बहन को ले आते हैं, क्योंकि सावन में सब बहने घर आते हैं, झूला झूलते हैं, अयोध्या में पेड़ भी होंगे, बेटा निकाली झूला झूलाएंगे। पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ, राम की बहन का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद ये कहानी मेरी बनाई गई है, ये कहानी ठीक कहानी है, तुलसी के रामायण में नहीं मिलेगी ये कहानी, ओरिजिनल संस्कृत रामायण वाल्मीकि सो अब राम अगर जाते हैं तो उनके रास्ते में जो अड़ंगा लगाते हैं वो सब एंटेगनिस्ट, रावण एंटेगनिस्ट हो गए, क्योंकि भाई 14 साल शांति से रहने दो, मैं जंगल चलाया और सब कुछ छोड़ छोड़ ना, 14 साल को शांति से कैसे रहोगे, हमारे जीवन में अशांति हो, वो एंटेगनिस्ट हो गए। हमेशा प्रोटोगनिस्ट एंटेगनिस्ट की लड़ाई होती है आमतौर से, वो लड़ाई फिजिकल हो, लड़ाई साइकोलॉजिकल हो, लड़ाई मेंटल हो, कैसी भी हो, उसमें एक कोई जीतता है। अगर प्रोटोगनिस्ट हार गया तो ट्रेजेडी कहलाती है, प्रोटोगनिस्ट जीत गया तो वो सुखांत कहलाता है, कॉमेडी कहलाती है। कॉमेडी मतलब ये नहीं कि हाँ 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 वाली कॉमेडी, पॉजिटिव, ठीक है। आइए, कल मैंने यहां तक बात की थी आप लोगों से इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो मैंने आपको समुद्र का उदाहरण भी दिया था, आपको याद होगा कि वही समुद्र कैसे हनुमान के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। एक्सटर्नल तो था, लेकिन एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल था कि मैं नहीं पार कर पाऊंगा। राम ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर यही सोच लिया होता कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो पार ही नहीं किया होता। तरीका निकालो गुरु, कैसे पार कर पाएंगे। तो नल नील को बुलाया गया, और नल नील ने, जो कहते हैं कि पत्थर इसलिए तैरने लगे क्योंकि उसके ऊपर राम नाम लिखा, ये सब बकवास बात है। तो फिर राम नाम लिखा तो कोई भी डाल देता पत्थर पे, नल नील की क्यों जरूरत थी। नल नील नाम सुना है ना 2 बनारों का आप लोगों ने, तो नल नील की विशेष जरूरत होगी, नल नील के पास कुछ स्किल रही होगी खास, बोला तो हम कोई पत्थर देते कि लो भाई राम ने हमने साइन कर दिया, अब तैरने लगेगा ही अपने, हम ऐसा तो नहीं था ना। नल नील ने नाम लिखा होगा, अपने दिल से नाम लिखा होगा। जैसे हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्राफ्ट हर ईंटे में लिखवा देते हैं, तो उसी ईंटे से बनती है बिल्डिंग की, भाई क्राफ्ट की बिल्डिंग बन रही है तो क्राफ्ट छपवा दो इस ईंटे पे, तो वो तो एक अलग बात रहेगी। लेकिन नल नील की इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि नल नील के पास स्किल थी, इंजीनियरिंग थी, जिससे उन्होंने बनाया। लेकिन नल नील से बनवाना है, ये पॉजिटिविटी राम की थी, उसके लिए वो एक्सटर्नल था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि अरे बाप समुद्र कैसे पार करता। हनुमान के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी, उसी चीज को लेकर।
तो और कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सटर्नल भी है और साथ साथ इंटरनल भी है। ये दीवार मैं नहीं चल पाऊंगा यार, दीवार तो एक्सटर्नल ही खड़ी हुई, लेकिन मेरे मन में और बड़ी दीवार खड़ी हुई। एक बहुत अच्छा मेरे पास बेटा बच्चों एज ए स्टोरी टेलर कुछ और नहीं है, सिर्फ कहानियां। तो जैसे कल मैंने आपसे कहा कि आपकी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिविलाइजेशन इज स्टोरीज। किसी भी सभ्यता की सभ्यता की इमारत जिन ईंटों से बनी हुई होती है वो कहानियां ही होती हैं। वैसी एक और कहानी है बहुत मजेदार। अकबर के एक बड़े नवरत्नों में से बड़े इंपॉर्टेंट है, सबने उनका नाम सुना होगा। सबसे प्रसिद्ध कौन है अकबर के नवरत्नों में? बीरबल। वेरी गुड। बीरबल साहब एक अकबर के, और ये सबके सब लोग जो थे खाली बीरबल खाली जोक सुनाने के लिए नहीं रखे थे अकबर ने, बीरबल बहुत अच्छे योद्धा भी थे। तो बीरबल एक युद्ध की टुकड़ी लेके अकबर की पंजाब की तरफ गए, और जहां अटक नाम की एक नदी बह रही थी, पंजाब में अटक नाम की एक नदी है, वो नदी बह रही थी और फौजियों ने कहा, और नदी में बाढ़ आई थी, फौजियों ने कहा हम इसको नहीं तैर कर पाएंगे। तो बीरबल ने एक दोहा कहा, जो दोहा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन दोहा में ये कहा गया था कि जिसके मन में अटक उसे अटकाए, जिसके मन में अटक नहीं है अटक उसको अटका नहीं सकती है। तो एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉम्बिनेशन जो था, उसने इंटरनल को मार दिया, फिर एक्सटर्नल जीता जा सकता है। तो एक ही देखिए दोहे में कैसे दोनों चीजें आ जाती हैं, एक बाहर वाली अटक नदी और एक अंदर की अटक, तो कभी दोनों एक साथ भी होती है। यहाँ कॉम्बिनेशन की बात होगी इसमें, ठीक है। जिंदगी में आपको 100 बार ये आपको इस तरह की अटकों का आपको सामना करना पड़ेगा, आप सब जानते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई भी कहानी आगे नहीं चल पाती है। जो इन्होंने अभी छोटी सी कहानी मित्र ने हमें सुनाई अभी, क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार जी ने अभी जो कहानी सुनाई, उसमें एक अटक थी ना कि बाप कह रहा था नहीं अंधे से तुम शादी नहीं कर सकती, और अंधे से कैसे कोई प्यार कर सकता, तुम प्यार में अंधी हो गई। तो उसने लड़की ने अपने आप को अंधा कर लिया, मुझे प्यार मत करो, तो उसको प्यार ही नहीं करते, जाने तो भाव में उसको। अब बाप को समझ में आया कि नहीं 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 भाई, अंधे भी हमारी फैमिली में भी अंधे हो सकते हैं, ऐसी क्या बात है, अंधों में इतनी कोई बुराई नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बिना तो कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। अभी तक छोटा कॉन्फ्लिक्ट था कि बाप ने मना कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ खत्म, आपने मना कर दिया तो लड़की घर पर बैठ गई, बहुत अच्छा है, ठीक है डैडी वहां वाले से शादी कर देंगे, लेकिन देखेगा कि चश्मा 2 नंबर से ज्यादा करा पहनता। तो अटक बहुत जरूरी कहानी के लिए, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी कहानी के लिए। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझने के लिए एक फॉर्मूला जैसा लिखा है सिर्फ यहाँ पे, किसी एक का नाम डाल सकते हैं इसमें। अ गर्ल wants to marry a blind boy, or a girl wants to love a blind boy in order to get married to him, otherwise she will not get the love of her life, she will never be satisfied in the marriage. तो ये किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आती है। और राम wants to follow his father's banishment order in order to, जिससे मर्यादा को बचाया जा सके, अदरवाइज मर्यादा टूट जाएगी, कोई भी अपने बाप का कहना नहीं मानेगा। ऐसी कोई चीज होती है जो हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आगे बढ़ाती है। A ठाकुर wants to get 2 prisoners, एक ठाकुर साहब हैं जो 2 कैदियों को छुड़ाना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू पकड़ो द गब्बर सिंह, अदरवाइज गब्बर और भी लोगों को मार डालेगा, जैसे ठाकुर के 14 लोग मार दिए घर में, और 1400 और अलग मारी चुका है, अलग से गांव में जा जाके लूट के। लेकिन कैसे छुड़ा के लाएं जेल से, अब पूरी कहानी हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट से ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। स्ट्रक्चर पे जब हम आते हैं अपने
जो भी आप फिल्म लिखोगे, जो भी बनाओगे, और अभी हम लोग ये खत्म करने के बाद में थियरी, हम लोग प्रैक्टिकल जो आपने जो भी लिख के भेजे हैं, जिनके प्रिंट आउट अभी आ जाएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्रेमिस, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेमिस मतलब भाई थीम क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और बेसिक कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर के है। जिस भी चीज को लेकर के वो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर शोले है तो प्रेमिस ये है कि भाई डकैतों के ऊपर सुराज की जीत, और सुराज पुलिस लेके आएगी कि सुराज नागरिक लेके आएंगे कि सुराज चोर लेके आएंगे, डजंट मैटर, लेकिन अल्टीमेटली डकैतों के ऊपर जीत, और चोर भी सुधर जाएंगे उस जीत पर। ऐसा नहीं कि जय और वीरू ने बाद में क्या किया, तब वो तो वीरू, जय तो मर गया था और वीरू ने उससे शादी कर ली थी बसंती से, उसके बाद में चोरी कर करके दोनों जीवन चलाते हैं। चोरी करके जीवन नहीं चलाएंगे, एक और तांगा खरीद के बेचारा दो तांगे चलाएंगे। तो रामपुर से और मिदनापुर, और मिदनापुर से जहाँ भी जाते थे वो रामपुर जहाँ भी जाएंगे दो तांगे चलाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि धर्मेंद्र बाद में भी चोरी करता रहा, क्या फायदा हुआ, डकैतों पे चोरों की जीत, ऐसा तो फिल्म का नाम नहीं हो सकता। डकैतों पे कानून की जीत, ये अगर उसका थीम है। उसमें कैरेक्टर कौन कौन है, एक डकैत है गब्बर सिंह, एक ठाकुर है जो बीच में है, और एक वीरू और जय है, ये कैरेक्टर हो गए। बाद में बाकी सब तो ठीक है, तांगे वाली नहीं होती, वो कुछ और होती, रिक्शा वाली होती थी, क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन ठीक बेसिक तो ये लोग लड़ने आए। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट बेसिक क्या है ये पता होना। कॉन्फ्लिक्ट क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफकोर्स ये थी, एक डकैत है जो सबको मार रहा है, उस डकैत को हम कैसे मारे, जो कि पुलिस वालों से भी नहीं डरता, जो कि फांसी का फंदा जो तोड़ के चला आया है जेल से, और जो ठाकुर फांसी का फंदा बन सकता था उसके हाथ ही काट दिया उसने, इतना खतरनाक। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसने ले तेरे लंबे वाले हाथ उसने काट दिया, बता कितने लंबे हैं, कितने लंबे हैं कानून के हाथ, छोटे हो गए। जिसने कानून के लंबे हाथों को काट दिया उसको हम कैसे पकड़ेंगे, उनको किन हाथों से पकड़ेंगे, ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिकल 3 एक्ट का स्ट्रक्चर माना जाता है कि 3 अंक जरूर होते हैं हर फिल्म में। एक सेटअप होता है, एक बेसिक कॉन्फ्रंटेशन होता है, और एक रेजोल्यूशन होता है कि वो कॉन्फ्रंटेशन कैसे खत्म हुआ। राजकुमार ने जो कहानी सुनाई थी उसका एक एंड में और सुना सकता हूं आपको, और आपके दिमाग में भी आया हो। पहले हम सेटअप की बात करते हैं कि सेटअप इस कहानी का क्या है। सेटअप इस कहानी का ऐसा कि एक लड़की है, उसका एक बाप है, और लड़की की एक मोहब्बत चल रही है, ये सेटअप हो गया, ये बेसिक बात। लड़की बहुत देर तक हाँ हेलो कैसे हो, ठीक हो, हाँ बताया तुम्हें कि मेरी सारी दोस्तें जो है ना वो व्हाट्सएप भेजती हैं आजकल, लेकिन तुमको तो व्हाट्सएप नहीं भेज सकते हैं। तो आपने सोचा क्यों, इसके पास स्मार्टफोन नहीं है क्या? नहीं तुमको तो, लेकिन मैं कभी तुमको मिलूंगी ना तो तुमको और बताऊंगी। इतने में डैडी आ गए, तो उसको पता है कि उसकी मोहब्बत चल रही है और उसके एक डैडी है और एक लड़की है, 3 चीज़ें तो हमको सेटअप में पता चली। अब क्या शुरू हुआ सेकेंड एक्ट में, कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन क्या शुरू हुआ कि डैडी ने कहा किससे बात हो रही, ये वो राजकुमार है ना उससे बात हो रही। राजकुमार कौन? नहीं राजकुमार बहुत अच्छा लड़का है, लड़का है तो मैं समझ ही गया, लेकिन नहीं डैडी आजकल जरूरी नहीं कि लड़का ही से मोहब्बत हो, लड़की से भी हो सकती है। अरे वो भी ठीक है, लेकिन चलो मैं समझ गया कि लड़का है। अब बताओ तो राजकुमार क्या करता है कि राजकुमार जैसे म्यूजिक सिखाता है। कहाँ म्यूजिक सिखाता है? कि ब्लाइंड स्कूल में म्यूजिक सिखाता है। क्यों ब्लाइंड स्कूल में क्यों सिखाता है? इसलिए खुद भी ब्लाइंड है ना, इसलिए। ब्लाइंड आदमी से तुम शादी करोगे, प्यार में अंधी हो गई हो क्या? ये कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है बीच में। कॉन्फ्रंटेशन सबसे लंबा होता है किसी भी कहानी में, क्योंकि उसी से आपका इंटरेस्ट, सेटअप छोटा, कॉन्फ्रंटेशन लंबा। आप अंधे से कोई कैसे प्यार कर सकता है? डैडी
मैं आपको बताती हूँ अंधे से कोई कैसे प्यार कर सकता है, और 2 सूजियाँ उठाती है और डैडी की आंखें फोड़ देती है। मैं अभी भी आपको प्यार करूंगी डैडी। मैंने कहा ये क्या किया, ये भी एक एंड हो सकता था इसमें भी, लेकिन क्या हुआ, अब रेजोल्यूशन हुआ। रेजोल्यूशन जो एंड में होता है, रिजॉल्व हो गई कहानी। डैडी भी अंधे हो गए, राजकुमार तो अंधा था ही पहले ही, तो अब लोग दोनों अंधे हो गए। और फिर वो दोनों अंधों को वो गाना गा के दिखा रही है, और अंधे पूछ रहे हैं ये क्या है, ये चमचा है, ये क्या है, ये पानी का जग है, अंधों को सिखा रही है सबको। एक ऐसा गाना था हिंदी फिल्म, ये क्या है, ये मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है, वो लड़का हाल रखता, तेरी सूरत जैसी होती है। सब कुछ फिल्म का गाना था, मन से नहीं बना रहा, जो भी था इसमें। अंधी थी लड़की, मौसमी चटर्जी, लड़का कोई था जो अंधा नहीं था, वैसे ये लड़की दोनों को लेके गाना गाती, पिक्चर खत्म हो जाती तो। लेकिन रेजोल्यूशन होना जरूरी है। ये 3 जो सेटअप, जो स्टेजेस हैं क्लासिकल 3 एक्ट स्ट्रक्चर के, एक सेटअप, एक कॉन्फ्रंटेशन, एक रेजोल्यूशन। शोले में सेटअप क्या था कि एक गांव है जहां एक ठाकुर है, ठाकुर 2 लोगों को छुड़ा के लाता है। क्यों लाता है, तब पता चलता है कि उसके यहां डकैत थे। तो ठाकुर ने खुद क्यों नहीं गोली चलाई, ये भी पता लगे कि ठाकुर के हाथ डकैत काट चुका है, इतना खतरनाक डकैत है, ठाकुर के सब घर वालों को मार चुका है। ये सेटअप। सेटअप के बाद अच्छा डाकू कहाँ है, चलो ढूंढते हैं वाले, ये कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन में कई लोग मरते हैं, कई लोग जीते हैं। वो बेचारा अंधा था उस पिक्चर में भी, वो जो अंगल साहब प्ले किया करते थे, उसका बेटा भी मर जाता है, पुराना भी हो जाता है, गाँव फिर लूट लिया जाता है, गाना हो जाता है। फिर 3 लोगों को दौड़ा के ये लोग मारते हैं, तुम 3 थे और 2 फिर भी खाली हाथ आ गए। ये सब चल रहा है, बीच का कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। फिर कहते हैं चलो उसकी लड़की को पकड़ लाओ, लड़की को पकड़ लाओ, नचाओ तो कांच पे नचाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर फलाना करो, फिर गाना करो। ये सब कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। आप धीरे धीरे रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं, क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचते हैं, जब कहते हैं चल साले के यहाँ घुस जाते हैं दोनों लोग, डो कर करा के रिजॉल्व होता है ठाकुर को। और ठाकुर कहता है ना तुम मारोगे नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक नई कॉन्फ्लिक्ट आ गई छोटी सी, तुम मारोगे नहीं। मारेंगे नहीं तो काहे के लिए कर रहे हैं, खाली पीटोगे मगर मारोगे नहीं जाना, क्योंकि मारेंगे हम और जूते से। तो जूता मार मार के उसको मार देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर खत्म। ये रेजोल्यूशन हर कहानी में, बड़ी छोटी में, रामायण में भी मिलेगा। सेटअप क्या है, एक बहुत अच्छा राजा है, 3-4 बेटे हैं, बेटी गायब है, पता नहीं कहाँ है। बेटी बचाओ अभियान के तहत चली गई है वो क्या नाम है राम की बहन का, शांता, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और जाके अपनी मम्मी पापा से पूछिएगा कि आपने हमको ये क्यों नहीं बताया, तो दादी से पूछिएगा, उनको भी नहीं बताएगा। ये तुलसी बाबा की कृपा थी कि उन्होंने कहानी चुरा ली थी। छोड़ो यार, क्यों इस चक्कर में पहुंचे, सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चली जाएगी। तो रामायण में भी क्या सेटअप, ये फैमिली है, ये है, फलाना ढिमकाना, बहुत अच्छा है। राजा का राज तिलक होने वाला, राजकुमार का बहुत बड़ा हो गया है, वो 18 साल का होने वाला है, फलाना ढिमकाना, और उसकी बहुत अच्छी है, उसकी शादी भी हो चुकी है, 4 भाइयों की भी शादी हो गई, बीवियाँ भी आ गई, वाह सब कुछ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अचानक कॉन्फ्लिक्ट आती है कि सौतेली माँ कहती है निकालो साले, ये राजा नहीं मेरा बेटा बनेगा। अब वहां से कॉन्फ्लिक्शन हुआ और कहानी शुरू हुई बीच की। घर से निकाल दिया गया तो नदी नहीं पार कर सकते, तो नदी पार की तो जंगल में राक्षसी एक औरत, फलाना ढिमकाना, बीवी उठा ले गया, ये हो गया, समुद्र आ गया, फलाना ढिमकाना करते कराते लंका पहुंच गए। फिर जंग हुई, जंग में जीत गए, तो रेजोल्यूशन। अगर जंग में नहीं जीतते, भटके थे, राम अभी भी भटक रहे हैं जंगलों में, तो अभी भी सीता मिली नहीं है, तो कहानी होती क्या, नहीं होती। Is confrontation is what called as turning point? नो, टर्निंग पॉइंट्स आर स्मॉलर थिंग्स जहां भी कहानी टर्न लेती है। यहाँ
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में राम चले, दैट इज द टर्निंग कौन पॉइंट। नहीं वो चले गए, लेकिन उसके बाद में वहां से लंबा कॉन्फ्लिक्टेशन का हिस्सा शुरू होता है। उसके बाद में अगर कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्टेशन खत्म हो जाए तो कहानी बीच की कहानी में फिर मजा नहीं आता आपको। टर्निंग पॉइंट होता है जो उसमें कई कई टर्निंग पॉइंट्स आते रहेंगे। जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि जब राज तिलक होने वाला था तो अचानक राज तिलक की सारी तैयारियां चल रही थी ना राम की, तो राज तिलक के बीच में माँ कोप भवन में चली गई। भाई इतना अच्छा एटमॉस्फेयर चला, कोप भवन में चली गई, पता किया जाकर के दशरथ ने कहा तुम भूल गए, तुमने 3 मुझे आशीर्वाद दिए थे, अब समय है मैं वो आशीर्वाद अपना जो कार्ड मुझे मिला था मैं अब रिडीम करूंगी वो कार्ड। अब राम सीधे रास्ते चले गए, बेचारे जंगल में रहने लगे, फंड कुटी बना करके एक जगह पे पंचवटी में कहीं। वहां टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन गए थे बाहर कि यार आज बारिश बहुत है, आज स्विगी वाले डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, तुम जाके खाना खुद ले आओ जाके। वो खाना लाने के लौट के आए तो देखा बीवी चली गई है। ये टर्निंग पॉइंट आया, ये टर्निंग पॉइंट, यहाँ से कहानी एक अलग टर्न ले गई। कॉन्फ्लिक्ट में भी मेनी टर्निंग जितने ज्यादा टर्निंग पॉइंट हो गए। जब कल कौन सी बच्ची गई थी मेरे लिए, ये वाली गई थी ना, ये वाली जब गई थी मेरे लिए चाय लाने के लिए सौदा करके, पहला टर्निंग पॉइंट ही आ गया कि जिसपे सब लोग हंस रहे थे कि इसने सर को दुखी किया, अच्छा किया सर ने उसको निकाल दिया, ये गिर, अरे बाप ये टर्निंग, ये क्या हो रहा है, ये तो गिर गई। अचानक सिंपैथी आ गई, गिर गई, यहाँ से खून भी निकल रहा और सिंपैथी आ गई। एक और टर्निंग पॉइंट है जब पता चला ये हॉस्पिटल भेज दिए, अब क्या हो। ये टर्निंग पॉइंट से जितने टर्निंग पॉइंट से गुजरेगी कहानी में उतनी ही इंटरेस्टिंग रोड है ना, कि आप यहाँ से आगरा अगर आप जा रहे हैं वो जमुना एक्सप्रेस हाईवे से, सो अनइंटरेस्टिंग क्योंकि मोड़ हो जाते हैं। वही आप किसी जिसको हेयर पिन बैंड्स कहते हैं, जिस सड़क में होते हैं हेयर पिन ऐसी होती है ना, जो बच्चियाँ यूज करती है, इधर से जाती है इधर से जाती है, वो हेयर पिन बैंड्स होते हैं, सड़क इंटरेस्टिंग लगती है। अरे ये क्या हुई, ये क्या, वैसे कहानी में होता है। इन सिंपल लैंग्वेज बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। कहानी में हमेशा एक बिगिनिंग होगी, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा। कहानी में, स्क्रीन प्ले में नहीं। स्क्रीन में हो सकता है एंड पहले आ जाए। गांधी पिक्चर देखिए आप लोगों, एटनबरो की गांधी देखिए, शुरू होती है गांधी प्रार्थना के लिए निकल रहे हैं, ढाए ढाए गांधी मार दिया जाता है, 5:18 30 जनवरी। अब गांधी मर जाते हैं और गांधी का जनाजा निकलना शुरू होता है दिल्ली में, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, कोई 1 करोड़ आदमी आया था, कितना आया था। और उसमें सब कमेंट्री वगैरह चल रही है कि आइंस्टीन ने कहा था कि ऐसा आदमी सचमुच हुआ, इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा, फलाना ढिकाना। और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, और अब कहानी पीछे चली जाती, फ्लैशबैक में। तो एंड से शुरू हुई कहानी, फिर जाके एंड में मिली। लेकिन उस कहानी में एंड भी होगा, उस कहानी में मिडिल भी होगा, उस कहानी में सब कुछ होगा। कहानी स्क्रीन प्ले में हम जगल कर सकते हैं। स्क्रीन प्ले में हम उसको नॉन लीनियर पे, जिसमें आएंगे अभी हम लोग, उसमें हम लोग नॉन लीनियर, एक तो लीनियर कहानी हो गई कि गांधी जी की कहानी 1869 से शुरू हुई थी और 1948 में खत्म हुई, फिर सन 1 में ये हुआ, 2 में ये हुआ, 3 में हुआ, 4 में, ऐसा उसको हम उसको जम्बल अप करके भी सुना सकते हैं कहानी। अब कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। हर स्ट्रक्चर में एक छोटा सा इवेंट होगा पहले, इवेंट यानी एक चेंज होगा, और इवेंट से एक कैरेक्टर की लाइफ में, जो मेन कैरेक्टर जो भी हैं उनकी लाइफ में एक छोटा सा चेंज होगा। अभी क्या हो रहा था कि मैं क्लास ले रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, इवेंट अचानक क्या हुआ, hey, तुम सो रही हो, पढ़ो, ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, निकलो बाहर क्लास, मेरी इतनी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, या मुझे ऐसा लगता है, और तुम सो रही हो। तो ये एक इवेंट हुआ ना, इस इवेंट से कहानी आगे बढ़ी। तो ये अगर इवेंट नहीं होता, सब कुछ ठीक चल रहा होता, तो क्लास खत्म हो गई, घर चले गए। एक इवेंट होना जरूरी है। एक इवेंट हुआ ना जब एक औरत कोप भवन में चली गई, मंदोदरी नाम की, कैकेयी, सॉरी, मंदोदरी तो
कैकेयी नाम की जो औरत वहाँ चली गई, और वो तो हाँ वो मंदोदरी जो रावण की वजह से कैकेयी नाम की औरत वहाँ वो भवन में चली गई, और मंथरा नाम की औरत ने उसको आके याद दिलाया कि यही समय है जब तुम 3 अपने मांग लो, वरना तुम्हारा बेटा तो कंडम हो जाएगा, तुम्हारा बेटा राहुल गांधी बन जाएगा, इसलिए तुम आज सोनिया बन जाओ। एक इवेंट हुआ ना, ये अगर इवेंट नहीं होता तो कहानी आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं इवेंट के साथ भी। एक छोटी सी बीट होती है, बल्कि आजकल बीट शीट कहलाती है, अक्सर हम लोग स्क्रीन प्ले का एक और नाम आजकल होने लगा बीट शीट। बीट्स क्या क्या है इसमें, क्या क्या मेन बीट्स है इसमें। बीट क्या है? बीट इज एन एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन। जैसे कि जो मैंने अचानक जो था चल रहा था कहानी, एक बीट हुई, ए सॉरी नहीं सर नहीं क्या, तो ये एक्शन रिएक्शन में एक बीट हुई। इसके बाद में बड़ा इवेंट हुआ, निकलो ये इवेंट हो गया। अरे यार पहली बार क्लास से किसी को निकाला गया, अभी तो ज्वाइन किया था हम लोगों ने 2 महीने पहले, ऐसा कभी नहीं है, हमको नहीं पता था कि ग्राफ में भी निकाल सकते हैं। एक इवेंट हुआ, आगे चलते हैं और इस तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते जाएंगे। सीन किसे कहते हैं? हम लोग अक्सर बात करते हैं सर इस सीन में ये हुआ, उस सीन में ये हुआ। सीन उसे कहते हैं जब an action through the conflict in almost continuous time and space अब अगर हम नदी वाली फिल्म में 2 मिनट के लिए जाएं, नदी वाली फिल्म जो आपने देखी थी, तो उसमें एक इवेंट होता है कि एक औरत आती है और किसी पे पानी फेंकती है, ये इवेंट हुआ। उसमें बीट छोटी सी हुई कि उसने फेंका और रिएक्शन छोटी सी बीट हुई। उसके बाद में हमने वो सीन खत्म हो जाता ना, अगले में जब गए तो औरत ने किसी और पे पानी डाला, तो एक अगला सीन हो गया। क्यों अगला सीन हो गया? सर वो तो वही सीन है, सीन में भी सिमिलर बट इट्स नॉट द सेम सीन, क्योंकि स्पेस बदल गया है, टाइम बदल गया। जिस समय यहां डाला था उस समय वहां नहीं डाला, उसके बाद डाला, किसी और स्पेस में डाला। पहला सड़क पे डाला था, दूसरा ऑफिस में डाला, तीसरा कहीं डाला, चौथा कहीं डाला। तो वो जो जैसे स्पेस बदला तो वो सीन बदल गया। वही औरत मान लीजिए कि ऐसा कर रही होती कि उसने घड़े में पानी लिया होता जैसे चल रही थी वो, और यहाँ आई और उसने लोटे से यहाँ डाल दिया। जब तक इसने किया तब तक वो यहाँ गई और तब तक उसने यहाँ डाल दिया। फिर वो साथ साथ चली जा रही कैमरा के, फिर वो बाहर गई और नरे जी पे पानी डाल दिया। तो इस सेम सीन विच इज कंटिन्यूइंग, टाइम अलग अलग हो रहा है इसमें, क्योंकि 9:02 पे डाला था, 9:06 पे डाला था, 9:10 पे डाला, बट इट इज कंटिन्यूइंग। स्पेस बदल गया बट इट्स कंटिन्यूइंग, इट्स द सेम सीन। क्योंकि कैमरा वहां पे कट नहीं होता। आमतौर से कैमरे का कट हो सकता है, एक सीन के अंदर बहुत सारे शॉट्स हो सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी दूसरी फिल्म पे चले जाएं, जो हमने चक्की वाली फिल्म दिखाई थी आपको, भैया आटा है, हाँ कौन सा है, पतंजलि है, आशीर्वाद मिलेगा, सदा सुहागन रहो। इसमें भी बिगनिंग, मिडल एंड एंड। बिगनिंग क्या थी? एक आटा की, एक औरत आके उसकी आटा मिलेगा। मिडिल क्या है उसका? कि भैया कौन सा है, पतंजलि का है, आशीर्वाद मिलेगा। अबे आटा है, ले जाओ घर पे रोटी करो। क्योंकि आटा उसके बाद नहीं है, तो वो एंड में क्या जवाब देता है, जिसको पंच लाइन कहते हैं, सदा सुहागन रहो, लियो आशीर्वाद, जाओ बनाओ रोटी और सदा सुहागन रहो। लेकिन वो एक सीन में पूरी फिल्म खत्म हो गई, एक सीन में। जबकि नदी वाली फिल्म में कई सारे सीन्स थे, उसमें अलग अलग जगह पे बहुत सारे सीन्स थे। फिर घाट पे सीन था, फिर टीवी के शॉप पे सीन था, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें एक सीन वो भी था जहाँ लड़की नहीं है, खाली टीवी पे आ रहा है, अगर आपको याद हो तो, है ना। उसमें सीन्स अलग अलग थे। वो सारे इवेंट्स जो हो रहे थे वो एक स्पेस में या एक टाइम में हो रहे थे। सीक्वेंस क्या होता है? सीरीज ऑफ सीन्स, जनरली 2 to 5 that culminate with greater impact than the previous scenes.
उसी की फिर अगर नदी की फिल्म की बात करें हम लोग, नदी की फिल्म की अगर बात करें हम लोग, तो नदी की फिल्म में देयर वाज अ सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ सीन्स जो कि कल्मिनेट करते हैं। कहाँ कल्मिनेट किए जाकर के? जब टीवी पे न्यूज आने लगी, इतना बड़ा मिस्ट्री वुमन डज दिस, वहां पे जाके कल्मिनेट किया। वही आपके दिमाग में भी चला था जो टीवी पे औरत ने कहा था, याद है? वो एक अलग चीज थी, वो अलग सीन था, उसमें कैरेक्टर रखते, उसमें न्यूज कास्ट थी, और इसके खाली फुटेज दिखाया जा रहा था इसका, सीसीटीवी का। देखिए कल्मिनेट कहाँ किया था? दिस वाज अ सीक्वेंस ऑफ समबडी थ्रोइंग dirty water on the people, culminated in the television news. वो सीक्वेंस एक हो गया। सीक्वेंस के बाद में एक अलग चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्ट। नाटक अगर आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे, शेक्सपियर के नाटक अगर किसी ने कभी उल्टे पलटे होंगे कभी बचपन में या कभी, तो आप उसमें देखेंगे अंक प्रथम, दृश्य 2, दृश्य 3, दृश्य 5, फिर अंक द्वितीय। कहां से अंक, एक्ट कैसे बन जाता है? एक्ट माने अंक कैसे बनता है? यहां पे भी जो है अगर फिल्म को हम करें तो एक्ट 1 में क्या है? देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ सीन्स जहां की एक औरत पानी डाल रही है। एक्ट 2 में क्या है कि टीवी में ये न्यूज आने लगी, और जब टीवी में न्यूज आ रही है दुनिया भर में, तो उन टीवी को वो औरत भी देखते हुए गुजर जाती है सामने। दिस इज द एक्ट 2। एक्ट 3 क्या है? एक्ट 3 है कि जब वो औरत नदी के किनारे नजर आती है, अभी किसी पे पानी फेंकने नहीं जा रही, फिर एक वॉचमैन उसको कहता है कि कौन है कहाँ जा रही है, और नदी में जाके अचानक गायब हो जाती है। तब पता चलता है कि वो तो स्वयं नदी है। और फिर एक लाइन लिख के आती है जो बात को कंफर्म कर देती है, इफ द रिवर्स कुड रिपोर्ट इट। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी फिल्म में भी एक एक्ट होगा, कुछ सीन्स होंगे। कल आपने पानी वाली फिल्म देखी थी, वो जो मध्य प्रदेश में जो बनवाई थी, जो नरेश जी के मेरे गाइडेंस में बनी थी पिक्चर, आपने देखी होगी। वो छोटी सी पानी की स्टूडेंट से बनाई, सिर्फ 10 दिन की वर्कशॉप में, और फिल्म के स्टूडेंट्स नहीं है, उन्होंने पिक्चर बनाई थी। उसमें भी आपने देखा होगा कि पहला एक्ट क्या है। अगर आपसे कोई पूछो, पहला एक्ट ये है कि एक आदमी वेट कर रहा है, प्यासा है या जो भी है, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो उसमें टहल रहा है, बहुत बेचैन है। उसी बेचैनी में एक लड़की दिखाई देती है जो कि भागती हुई जा रही है, उसके हाथ से कुछ टूटता है, उसको लोग चेज कर रहे हैं, पकड़ पकड़ पकड़, उसके हाथ से कुछ टूट जाता है, टूट जाते ही वो लड़की को छोड़ देते हैं। मतलब लड़की को रेप करने के लिए नहीं आए थे वो उसी बोतल के लिए आए थे, क्योंकि वो आदमी कहता है शिट, तो बोतल पे एक पैर मार के चला जाता है। यानी जो चीज मांगने आए थे उससे वो टूट चुकी है। ये पहला एक्ट है। दूसरा एक्ट कहाँ से शुरू होता है? जहाँ की एक जीप आके रुकती है, एक जीप आके रुकती है, और एक आदमी जो बॉस टाइप का है, वो वेयर इज द स्टफ, और वो उसको स्टफ के नाम पे पूरा ब्रीफकेस फुल ऑफ पैसा देता है, और वो उसको एक पैकेट देता है और चला जाता है। थर्ड एक्ट, फाइनल एक्ट कहाँ शुरू होता है? जहाँ उसको पैकेट मिल गया है और आपको लगता है ये सारा जरूर ड्रग एडिक्ट है या आरम्स है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, वो पैकेट खुलता है, उसके अंदर से पानी निकलता है। तो आपको लगता है पानी की क्या कीमत हो गई, तब आपको समझ में आता है अच्छा वो जो बोतल छूटी थी वो भी पानी की ही नहीं होगी। यहाँ पानी इतना कीमता है कि क्यों 6 लोग दौड़ा रहे थे काफी, रेप करने के लिए नहीं दौड़ा रहे थे, उसका पर्स छीनने के लिए नहीं दौड़ा रहे थे, उसका पानी छीनने के लिए दौड़ा रहे। अब आप कनेक्ट हो, जानबूझ के सस्पेंस रखते हैं। अगर वहीं कह देते ओ शिट सारा पानी बहा दिया, तो पिक्चर में कुछ बचता ही नहीं फिर। वहां जानबूझ के उसको सस्पेंस रखा गया, और थर्ड एक्ट में आके पूरी चीज साफ होती है, पानी की क्या कीमत हो गई है सन 2050 में। उसमें भी देखिए एक थर्ड एक्ट था। तो एक्ट हो गए जहां बड़ी बड़ी चीजें। पहले एक्ट में 2 सीन्स थे, एक आदमी का वेट करना, एक लड़की का भागना, 2 अलग अलग सीन्स हैं। दूसरे एक्ट में एक ही सीन है, जीप का रुकना, एक्सचेंज होना, उनके बीच में जो एक्सचेंजेस हैं, 2 आर द बीट्स। तीसरे एक्ट में क्या बीट्स है? उसका बोतल खोलना, जो भी खोलना, पैकेट खोलना, पता नहीं उनको बोतल है कि गन है उसके अंदर की क्या है कि बॉम्ब है कि क्या है, तो खोलना उसको
daughter. That's a beat. आगे चलते हैं। स्टोरी क्लाइमैक्स क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रामायण का क्लाइमैक्स क्या है, बताइए आपको। क्या बेटा? रावण के साथ फाइनल युद्ध। उसके पहले वाले युद्ध में रावण नहीं आता लड़ने के लिए। मेघनाथ आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, निपगाने आ रहे हैं, इंद्रजीत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कुंभकर्ण भी आ जाते हैं, जो भी है सब आ रहे हैं। ये वो क्लाइमैक्स नहीं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, बट दैट्स नॉट द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स तो वही है जब राम का और रावण का। स्टोरी क्लाइमैक्स इज अ स्टोरी इज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स दैट बिल्ड्स टू अ क्लाइमैक्स व्हिच ब्रिंग्स एन इररिवर्सिबल चेंज। अब या तो राम मरेगा या तो रावण मरेगा। जो भी चेंज होगा वो इररिवर्सिबल होगा। अगर रावण मर जाएगा तो राक्षस राज खत्म हो जाएगा, धरती पे से राम राज आ जाएगा। और अगर राम मर गए तो राक्षसों का राज चलेगा। जितने अच्छे तत्व हैं, जितने वैसे तत्व हैं, वो खत्म हो जाएंगे। एक ही चलेगा, या तो कांग्रेस जीतेगी या तो बीजेपी जीतेगी। जिसको भी आप जो भी समझते हैं, जिसको भी आप राम और जिसको भी आप रावण समझते हैं, आपके निर्भर करता है। रेजोल्यूशन क्या है? पोस्ट क्लाइमैक्स टू एक्चुअल एंडिंग ऑफ द नैरेटिव। क्लाइमैक्स तो ये हो गया। क्लाइमैक्स आप रामायण का क्लाइमैक्स वो नहीं है कि सर क्लाइमैक्स वो है जब राम और सीता मिल जाते हैं ना, वो रेजोल्यूशन है। सीता अभी भी वहीं कैद है अशोक वाटिका में, और भेजा जाता है विभीषण को कि लेके आओ सीता को, और वो लेके आते हैं। दोनों का मिलना पोस्ट क्लाइमैक्स, एक्चुअल एंडिंग ऑफ द नैरेटिव, क्रिएटिंग अ सीन ऑफ नॉर्मैलिटी। राम सीता मिल गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। इसके लिए एक और है शब्द जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट, उसको भूल जाइए शब्द को, अच्छा फ्रेंच वर्ड। लेकिन रेजोल्यूशन याद रखिए कि रेजोल्यूशन क्या है। राम सीता का मिल जाना रेजोल्यूशन। अब राम सीता अयोध्या भी चले जाते हैं, वो और फर्दर रेजोल्यूशन है। फिर उनका राज तिलक भी हो जाता है, 14 साल बीत चुके हैं, वो फर्दर रेजोल्यूशन है। कि मैं कह रहा हूँ अगर मान लो कि वो ना भी जाते अयोध्या, वहीं कहानी खत्म हो जाती कि राम सीता मिल गए, तो कम से कम चलो अब हम लोग सनसेट में धीरे धीरे चले जाएंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ वो प्यार। राम सीता चले गए, सूरज डूब रहा और राम सीता चले गए, तो उतना हम खुश हो जाते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम अयोध्या कभी नहीं जाएंगे। सीता जहाँ से हमको एक बार निकाला गया था, हम कभी नहीं जाएंगे। हम अलग कहीं जंगल में जाके अपना राज बसाएंगे, तो भी हम बड़े खुश होते हैं। देखो कितना अच्छा राम आदमी है, ये तो जहाँ जाएगा वहीं राम राज बसाएगा, उसके लिए अयोध्या जाना जरूरी नहीं है। तो उल्लू के पट्टे जो कह रहे हैं राम को अयोध्या में ढूंढो और बाबरी मस्जिद ढूंढो से निकालो। राम तो जहाँ जाएंगे वहीं राम राज्य। तो अयोध्या जाना जो डिनाउनमेंट है वो सीता और राम का मिल जाना। ठीक, आगे चलते हैं। ये लीनियर भी हो सकती कहानी, नॉन लीनियर भी हो सकती कहानी। अभी आजकल एक सीरियल आने लगा है, क्या नाम है उसका, क्या लव कुश की रामायण या क्या कुछ नाम से, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। बम्बई में तो लगे, यहाँ का मुझे पता नहीं लगेंगे, यहाँ दिल्ली में तो बोर्ड वैसे भी कम लगते हैं। अभी 3-4 दिन पहले से एक रामायण शुरू हुई है, लव कुश की रामायण। वैसे ऐसा कहते हैं कि लव कुश ने ही रामायण सबसे पहले सुनाई थी, जो वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों पैदा हुए थे बच्चे, और वो उन्होंने ही सबसे पहले रामायण गाई थी, क्योंकि उनको ही वाल्मीकि जी ने सुनाई थी। तो अब अगर इसको ले लें हम कि लव कुश रामायण सुना रहे हैं, ये तो नॉन लीनियर हो गई ना। लीनियर होती तो होता कि राम के दशरथ के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम राम रखा, फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ, ये लीनियर स्टोरी होती। ये तो हम एंड से शुरू कर रहे हैं, जहां सीता जीती जा चुकी है, निकाली जा चुकी है, और जंगल जाकर के वाल्मीकि के आश्रम में उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। 2 बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, 14-14 साल के, कि वो कहानी सुना रहे। ये तो नॉन लीनियरी बिगनिंग हो गई, हम एंड से शुरू कर रहे हैं। वो कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब लव कुश की कहानी यूं शुरू होती है, अगर आपको पता हो कि राम से कहा गया आप जो है अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ करते थे जब कोई पूरे प्रतापी राजा बन जाते थे, तो एक घोड़ा छोड़ देते थे, जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां हमारा राज, और जो घोड़े को पकड़ेगा उसके साथ हम युद्ध करेंगे। तो राम ने जब अपना घोड़ा छोड़ा
अल्टीमेटली अयोध्या से। तो वो चलते चलते वो कानपुर के पास में जहाँ वाल्मीकि आश्रम है वहां पहुंचा हुआ, और वहां 2 बच्चों ने घोड़ा पकड़ लिया। तो राम की सेनाएं आई लड़ने के लिए, उन्होंने सारी सेना को काट के रख दिया। लक्ष्मण आए, उन्होंने उनको बेहोश कर दिया, सब हो गया। अब राम को भेजा गया कि राम आप चलिए लड़िए, आप राजा हैं, बाकी सब तो सेनाएं खत्म हो चुकी। मोदी जी अब आपको खुद जाना पड़ेगा सर्जिकल स्ट्राइक करने। अब विकी कौशल नहीं जा रहा। तो जब वो स्वयं पहुंचे रामचंद्र जी, तो उन्होंने बच्चों को देखा और उनको बच्चे बड़े प्यारे लगे। उन्होंने कहा इन बच्चों से क्या लड़ना, इनमें लड़ना तो पड़ेगा, आपको घोड़ा में बांधा हुआ। तो उन्होंने बच्चों से कहा अच्छा आओ तुमसे मैं बातचीत करता हूँ। लगा कि शायद राम की इच्छा नहीं हुई कि बच्चों से लड़ा जाए, पता नहीं क्यों नहीं हुई, लेकिन हुई। इनसे लड़ना नहीं चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनसे डायलॉग करना चाहिए। तो उससे डायलॉग करना शुरू किया। तो बच्चे भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा आप कहिए तो आपको एक कहानी सुना। अच्छा कहानी सुनाओगे? हाँ सुनाइए। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसा कुल था, उस कुल में एक राजा हुआ। उनको भी पता नहीं था कि राम, उन्होंने सिर्फ कहानी सुनी थी। उनको कोई इंद्रजीत कॉमिक नहीं दिखी थी जिसमें राम की तस्वीर भी बनी थी। वो उन दिनों जो था वो कॉमिक बुक नॉवेल्स नहीं आने लगे थे। उन्होंने तस्वीर तो देखी थी। फिर ये हुआ, राम ने कहा ये तो मेरी कहानी सुना। और उन्होंने आगे कहानी सुनाई, उन्होंने आगे कहानी सुनाई, उन्होंने आगे कहानी सुनाई। अब तो राम रोने लगे और कहानी सुनने लगे। अब फिर उसने कमीने ने अपनी बीवी को निकाल दिया घर से, और बीवी प्रेग्नेंट थी, मुझे पता ही नहीं। ये नॉन लीनियर चल रहा है ना कहानी। और फिर उसके 2 बच्चे पैदा हुए। फ्लैशबैक एक तरह से, लेकिन ये फ्लैशबैक से ज्यादा यहाँ पे फ्लैशबैक नहीं, यहाँ पे नरेशन हो रहा है। इट्स नॉट द फ्लैशबैक ऑफ दोस किड्स डिड नॉट नो, उनके लिए कहानी नरेशन हो रहा है। उस राम के लिए फ्लैशबैक चल रहा है। अगर राम की उससे होता कि राम ने फिर सोचा सीता से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी। मैं एक बार बिहार गया था, बाढ़ आई हुई थी बिहार में, नीतीश कुमार ने मुझे भेजा था, वहां पे मुझे एक बड़ी सुंदर लड़की मिली सीता नाम की। वो फ्लैशबैक होता है अगर उसकी तरफ से होता है। इट्स नॉट फ्लैशबैक, इट्स अ नरेशन। इट्स अ नरेशन बाय 2 पीपल who don't know that they are narrated to the same man. ये जो टेम्पलेट जहां एक कहानी ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है जिसकी अपनी कहानी है, ये कई बार यूज हुआ है फिल्म लेखन में, नाट्य लेखन में। जैसे आपने हैमलेट नाम का नाटक सुना हो। हैमलेट में हैमलेट क्या करता है कि एक नाटक की मंडली बुलाता है और उनसे कहता है ये वाली कहानी करो। और जब वो कहानी करना शुरू करते हैं उसकी माँ के और उसके सौतेले बाप के सामने, उसके चाचा के सामने, तो उन्हीं की कहानी सुना कि तुमने कैसे असली राजा को कान में जहर डाल के मार डाला था। तो उनकी हालत खराब हो रही कहानी सुनते। यहाँ राम की हालत हो रही है, तो मेरी कहानी मेरी कहानी मेरी कहानी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि किसी और राजा ने भी अपनी बीवी को निकाल दिया हो, किसी और राजा ने भी रावण को मार दिया हो। ये तो मेरी कहानी, मैंने मारा था रावण, मैंने निकाला था बीवी। मुझे पता नहीं थी बीवी प्रेग्नेंट थी, नहीं निकालता, अब पता चला। ये जो है कुल बात मैं कह रहा था कि ये नॉन लीनियर तरह से कही जा रही है इस वाली रामायण में कहानी जो अभी आने शुरू हुई है। बैक स्टोरी या फ्लैशबैक पे आगे आते हैं। कभी कभी बैक स्टोरी सुनाई जाती है। एक आदमी बैठा हुआ है, तुम जेल क्यों आए थे? काले खान। और काले खान कहता है कि मैं एक चिड़िया की वजह से जेल आया। एक चिड़िया की वजह से? हाँ, मेरी एक चिड़िया जैसी बेटी थी और बेटी जैसी चिड़िया। क्या मतलब? हुआ यूं कि मेरी बेटी को चिड़ियों का बड़ा शौक था, और क्योंकि पहाड़ी मैना बड़ी महंगी होती थी तो मैं राजा की चिड़िया चुरा लाया, और राजा की चिड़िया चुरा लाया। अब वहां से कहानी शुरू हो गई पीछे की। तो ही इज टेलिंग अ बैक स्टोरी वेयर ही आल्सो इज गोइंग टू द फ्लैशबैक। फ्यूचर स्टोरी भी सुना सकते हैं। फ्यूचर स्टोरी तो बहुत हिंदी फिल्मों में बहुत ही ज्यादा सुनाई जाती है। देखो मैंने देखा है जी एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। कहीं घर नहीं, रहते फुटपाथ पे, लेकिन सपना घर का देख रहे हैं कि ऐसा घर होगा। तू कहाँ है मैं यहाँ हूँ, आई 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 आजा।
वगैरह वगैरह। ये देखो ये खिड़की है, ये झरोका है, झरोके में ये हो रहा फ्यूचर में देख रहे हैं। घर भर कुछ नहीं है लेकिन वो फ्यूचर स्टोरी दे रहे हैं। फ्यूचर स्टोरी हमने बहुत तरह की देखी है। फ्यूचर स्टोरी हमने लेटर से कि बहुत सारे साइंस फिक्शन में हम फ्यूचर स्टोरी देखते हैं कि हम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लोग करें। जब चंद्रयान 2 जिन्होंने भेजा है, जो कि अब धीरे धीरे मून की तरफ चला जाएगा कल परसों में, अर्थ की ऑर्बिट छोड़ के, और 20 अगस्त को पहुंचेगा मून की ऑर्बिट में, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। उसमें जब साइंटिस्ट बैठे होंगे, और अभी मंगलयान की कहानी कल से आने वाली है, जो उन्होंने एक फ्यूचर स्टोरी पे बात की होगी ना कि देखो यहाँ से हम भेजेंगे और ये पहुंचेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसा होगा। एक फ्यूचर स्टोरी पूरी उन्होंने डिस्क्राइब की है। फ्यूचर स्टोरी पे भी हम जाते हैं, ऐसा कहानी। इसी तरह मॉन्टाजेस वो होते हैं जबकि हम पूरे सीन ना दिखाएं, पूरी चीज ना दिखाएं, सिर्फ कुछ कुछ फ्लैशेस से एक कहानी को कहने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम पानी वाली कहानी पे जाए, तो पानी वाली कहानी पे जहां क्विक शॉट्स आते हैं ना 4 फ्रेम पे, ये दैट्स अ काइंड ऑफ अ मोन्टाज। इट्स नॉट अ प्रॉपर सीन, बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम फ्लैशेस ऑफ द इमेजेस। उसको हम मोन्टाज भी कह सकते हैं अपनी लिखने की भाषा में। जैसे एक दूसरा शब्द होता है अंग्रेजी का कोलाज, आपने नाम सुना होगा, जहां पे कि एक पूरी पेंटिंग ना बना करके छोटी छोटी चीजों से आप एक कोलाज बना देते, छोटी छोटी चित्रों को चिपका करके आपने कोई एक कोलाज बना दिया। वैसे मोन्टाज होता है, छोटे छोटे फ्लैशेस को जोड़ के आपने एक मोन्टाज बना दिया। और मोन्टाज में क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को लेकर के कंडेंस कर देते हैं, छोटे से उसमें ले आते हैं जगह। सीन लिखते समय, डिजाइन करते समय इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि पर्पस ऑफ द सीन क्या है, इस सीन से हमको क्या मिलने वाला है। क्योंकि बेसिक थीम आपके दिमाग में है, बेसिक एक रफ सी कहानी भी आपके दिमाग में होती है, लेकिन इस सीन से हमको क्या मिलने वाला है, और उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। दूसरी एक चीज याद रखिएगा कि सीन में जितना लेट आप आएंगे और जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना अच्छा है। मान लीजिए हमको एक क्लास का सीन बनाना है, ठीक है, जैसे हम क्लास ले रहे हैं, इसका हमको सीन बनाना है, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्कूल है क्राफ्ट नाम का, वहां पे फिर घंटी बजती है, फिर लोग आते हैं, घंटी बज गई, अच्छा कॉफी खत्म करो, अच्छा चलो अंदर चलो, फिर लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं, फिर एक टीचर अंदर आते हैं, फिर और बच्चों कैसे हो, बच्चे खड़े, अच्छा बैठ जाओ कोई बात नहीं, और बाकी ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, आज ठीक है, वेरी गुड, नहीं तुमको जुकाम था ना कल, इसलिए तुमने वो अभी भी तुमने देखो ये लगा रही हो इसलिए, तो ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, चलो भाई शुरू करें। तो मैं कल क्या पढ़ा रहा था, अच्छा मैं कल ये पढ़ा रहा था, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ मैंने लिखना शुरू किया, मैं अच्छा इसमें ये शुरू किया, मैंने शुरू किया, फलाना किया, ढकाना किया, और उसके बाद में तुम सो रही हो, फिर जाओ। तो पर्पस ऑफ द सीन क्या था कि एक लड़की में और टीचर में कॉन्फ्रंटेशन होता है। इस पर्पस के लिए हम बहुत जल्दी आ गए, हम क्लास शुरू होने वाली 9 बजे से हम 8:45 बजे ही आ गए, 8:45 बजे से शुरू किया, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे हैं। इस करने के बजाय अगर हम सीधे सीधे चलते कि एंड टुडे द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिसिप्लिन, सॉरी मैं डिसिप्लिन के बारे में बता रहा हूं, तुम सॉरी बड़ा, मैं दिखाता हूं कैसे डिसिप्लिन है, निकलो। हम लेट आते हैं ना सीन में, हम 9 बजे की क्लास में 8:45 बजे नहीं आ जाते, हम 9 बजे की क्लास में 9:05 पे आते हैं, जब टीचर कुछ लिख रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, हम लेट आए सीन में, तो उसमें हमने बिला वजह जो अनइंटरेस्टिंग पार्ट जो था कि लोग आ रहे बैठ रहे, तो इज दिस द पर्पस ऑफ द सीन कि लोग आए बैठ रहे हैं, ये पर्पस ही नहीं है ना, तो उसमें क्यों जा रहे हैं। जहां पर्पस के जितना पास घुसेंगे हम उतना अच्छा रहेगा, और जितनी जल्दी सीन से निकल जाए उतना अच्छा है। यानी ये लड़की अब निकलो, गिर पड़े तो क्या बात खत्म। अगर उसके बाद में कहते हैं देखिए भाई साहब आप लोगों को बुरा लग रहा होगा,
मगर मैंने इसलिए निकाला क्योंकि आज मैं डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा रहा था। अगर डिसिप्लिन मैं अपने क्लास में नहीं रखूंगा तो मैं डिसिप्लिन की थ्योरी आपको कैसे पढ़ाऊंगा। अगर ऊपर मैनेजमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे होते जो इसी बिल्डिंग में है तो आपको समझ में आता कि क्या होता, इसलिए मैंने निकाला। समझ गए सब लोग बच्चों? हाँ ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था। ये जो दुम जो थी सीन की, इस दुम का कोई मतलब नहीं था। इससे क्या सॉल्व हुआ? कुछ नहीं सॉल्व हुआ। जितनी जल्दी कट किया हमने, खत्म। सीन का पर्पस ओवर हो चुका है कि एक कॉन्फ्रंटेशन होता था, एक कमीने टीचर का एक अच्छी सी लड़की के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन होना था, वो हो चुका। लड़की को चोट भी लग चुकी है, वो जा रही। चोट लगने के बाद भी टीचर इतना कमीना था कि वो उसको नहीं लगा कि अरे चोट लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं है, जाने दो। और सुनो जा रही थी चाय लेके आना। इतना बदमाश टीचर था, अपने चाय वगैरह खत्म, कट करो वहाँ। उसके बाद में फिर टीचर ने कहा आपको बुरा तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात समझिए, आप जब कल टीचर बनेंगी तब आप समझेंगे कि डिसिप्लिन कितना जरूरी होता है। कितना बुरा लगता है अगर फ्रंट रो पे कोई लड़की सो रही है, इसका मतलब ही नहीं है, हो चुका है। इसीलिए कहते हैं सीन में जितना लेट आओ और जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा हो। हाँ? हमने जो नदी वाली सीन देखी, मान लीजिए हम देखते कि एक औरत नदी के पास से घड़ा लेके चली आ रही है, फिर वो पूरा शहर पार करती है, फिर शहर पार करके वो एक जगह पहुंचती है जहां कुछ लोग मोटरसाइकिल पे खड़े हैं, फिर वो उन पे पानी डालती है, फिर पानी डालने के बाद में धीरे 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 चली जा रही है, लोग उसको दौड़ाते हैं तो वो गायब हो जाती है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं था। से गए आप, आगे निकल गए। जितना लेट आए जितनी जल्दी चले गए उतना ही इंटरेस्टिंग है। एक आटा चक्की थी, उसमें एक आदमी आटा पीस रहा था, वो आटा पीस के रख रहा था। फिर उसने पहले तो लाल वाले गेहूं पीसे, फिर उसने सफेद वाले गेहूं पीसे। जब वो इतने गेहूं पीस चुका तब फिर एक औरत आई और उसने कहा भैया आटा है क्या? तो उसने कहा बहन जी आटा चक्की पर आटा नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर बहन जी ने कहा अच्छा कौन सा आटा रखते हो? तो उसने कहा कि पता, इस सब का मतलब ही नहीं है ना। आटा चक्की चली, भैया ये आटा है? हाँ है। कौन सा है? पतंजलि है। आशीर्वाद मिलेगा, जीतती रहो। पता क्विक निकल गया। फिर औरत ने कहा बदतमीज आदमी, तुम ऐसा क्यों करते हो? सदा सुहागन रहो कर, तुमने एक बार पलट के देखा भी नहीं चक्की की तरफ से, वाली तो पीठ थी मेरी तरफ, तुमने देखा होता कि मैं तो विधवा हूँ, मैंने तो सफेद साड़ी पहनी है, तुम मुझे सादा सुहागन कैसे कर सकते हो? वो पर्पस नहीं है, ये पर्पस था हंसाने का, खत्म हो चुका। गेट इन लेट गेट आउट अर्ली। ये क्लास के लिए नहीं कहा जा रहा, गेट इन लेट इन द क्लास एंड गेट आउट अर्ली, तो सीन के लिए कहा जा रहा है। कल आप ही ने तो कल कहा गेट इन लेट और गेट आउट। ड्रामा जब हम कहते हैं कि बड़ा चीज ड्रामेटिक लग रही है तो क्या चीज होती है? ड्रामा इज एंटिसिपेशन मिंगल्ड विद अनसर्टेनिटी लीडिंग टू एंजाइटी एंड एक्शन। यानी ड्रामा जिसको हम कहते हैं उसमें एक एंटिसिपेशन होता है, अब क्या? अच्छा इसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड अंधा है, अब क्या होगा? इनकी कहानी वहीं खत्म हो जा रही थी। तो उसमें एंटिसिपेशन के बाद में कुछ अनसर्टेनिटी नहीं थी और आगे की एंजाइटी क्या होती वो वहां तक हम पहुंच ही नहीं रहे। अब क्या होगा इस एंटिसिपेशन? आजकल हम पूरा देश एंटिसिपेशन में चल रहा है कि 370 हट गया, मगर अब कश्मीर में क्या होगा? आज ईद है, अब क्या होगा? आज क्या गोलियां चलेंगी? आज क्या आग लगेगी? आज क्या पत्थर चलेंगे? अब क्या होगा? कल तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, सुना ऐसा पुलिस के मुताबिक कश्मीर में, लेकिन आज क्या होगा? एक एंटिसिपेशन में है क्योंकि बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन इस समय बनी हुई है कश्मीर में। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, नहीं सर हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है कश्मीर में, तो बात अलग है ना। तो ये अनसर्टेनिटी लीडिंग टू एंजाइटी, हम सब में एंजाइटी है, हमसे ज्यादा अजीत डोवल में एंजाइटी है, जो रोज वहां घूम रहे बेचारे, कल हेलीकॉप्टर से घूम रहे। फिर कुछ ना कुछ एक्शन हो, वो एक्शन अच्छा वाला भी हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला उनको घर बुला के गले लगा लेते हैं और कहते हैं बस ठीक है अब मुझे यूनियन टेरिटरी का हेड बना दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। या ये भी कहते हैं कि चल फिर ऐसी की तैसी बताता हूँ तुझे। A promise that will lead us somewhere interesting। हर कहानी एक वादा करती है आपसे,
एक कॉल देती है आपको, एक प्रॉमिस करती है आपसे कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इनकी कहानी ने बहुत अच्छा वादा किया था हमसे, राजकुमार की कहानी में, कि एक लड़की है, वो अपने पिता से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अंधा है। अब इस वादे के बाद में अब क्या हुआ? नहीं, फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ से काम नहीं चलता ना। फिर वो वादा किसी न किसी तरह पूरा भी करना पड़ता है। वो वादा पूरा करना पड़ता है, या तो बाप कुछ करेगा या लड़की कुछ करेगा। बाप कहेगा अच्छा हरियाणा की होगी, तुमने मोहब्बत कैसे की, अंधे से भी मोहब्बत क्यों की, मैं तुमको लटका देता हूँ बेटिया, पेड़ पे अब तुम लटकोगी कल से। जैसे कि बहुत से बापों ने लटका दिया है हरियाणा में लड़कियों, तो तू भी लटकेगी, फिर लटक के तू ऊपर से अंधे को देख। ऐसा भी कर सकता था बाप। लेकिन कहीं तक और कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर बाप लटका देता तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि इतने बाप लटका चुके। इंटरेस्टिंग तब होता है जब वो लड़की अपनी आंखें फोड़ लेती है या बाप की आंखें फोड़ देती है, उसका करती है। ऐसा मुझे लगता है। आपको हो सकता है कोई और चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हो, आपके अपने अपने एंड्स हो सकते हैं, अपने अपने। क्रिएटिविटी में सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 and 2 4 नहीं होते, कि बस यही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। इसके 6 रास्ते और भी हो सकते हैं। What you need to is, अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो आप बकवास कर रहे हैं, थ्योरी हमको बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, ये मेरी लिखी भी नहीं है। किसी कवि ने कहा था कि व्हाट आई कीप विथ मी 6 सर्विंग मैन हु टेल मी व्हाट आई नो। मैं अपने साथ 6 नौकर रखता हूँ, वही नौकर मुझे बताते हैं जो कि भी मैं जानता हूँ, वरना मेरा ज्ञान अज्ञान है। मेरा सारा ज्ञान और सारा संज्ञान इन 6 नौकर, ये 6 नौकर मुझे देते हैं। एक नौकर का नाम है व्हाट, देयर नेम्स आर व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड वेयर एंड हाउ एंड हु। ये जो 6 W's कहलाते हैं, ये अगर आप याद रखेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु, यही आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे आज जिन लोगों ने भी कहानियां लिखी हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे, तो हमको व्हाट का सबसे पहले पता चलेगा कि क्या। कोई कहेगा सर हमने वाटर के ऊपर बनाई है, सर हमने बेटी बचाओ के ऊपर बनाई है, सर हमने स्वच्छता अभियान पे बनाई है, सर हमने अंधों की मदद करनी चाहिए इस पे बनाई है, सर हमने जेंडर इक्वालिटी पे बनाई है, सर हमने ट्रांसजेंडर पे बनाई है, सर हमने रेलवे के ऊपर बनाई है कि रेलवे को लोग गद्दी काट के ले जाते हैं, नहीं काटना चाहिए उनको, हम सर हमने इस चीज़ पे बनाई है। जो भी व्हाट तो जरूरी है। देन व्हाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन व्हेन, स्क्रीन प्ले लिखते समय व्हेन बड़ा जरूरी है, वेयर बड़ा जरूरी है, कहाँ हो रहा है, हाउ एंड हु आर द कैरेक्टर्स। हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सब जानते हैं सब लोग। घबराइए, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। Writing the treatment. Treatment is as the definitive blueprint for the screenplay. एक तो screenplay अपने आप में blueprint है फिल्म का, लेकिन एकदम से तो आप नहीं लिखने बैठ जाओगे कि लाओ आप 200 पेज का स्क्रीनप्ले मैं अभी लिख देता हूँ, ला कहाँ है, 200 है, हाँ है, ठीक, लाओ मैं लिख, ऐसा नहीं होगा। पहले आप जैसे मकान का नक्शा ही बनाते तो पहले आप देखो 3 कमरे चाहिए, क्योंकि एक बाबूजी माँ जी का हो गया, एक हमारा हो गया, कभी ना कभी गेस्ट में आएंगे, 3 कमरे चाहिए, 3 कमरे चाहिए, ठीक। अब 3 कमरे चाहिए हैं तो कम से कम 3 बाथरूम चाहिए। तो अटैच सब में कर दें क्या? नहीं, सब में अटैच नहीं कर सकते। एक ऐसा करो जो गेस्ट वाला है ना वो बाहर कर दो, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी जो गेस्ट वगैरह आएंगे वो भी तो यूज़ कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा बाथरूम तो नहीं बना सकते, क्योंकि प्लॉट ही छोटा है तो क्या करें। ये 3 बाथरूम चाहिए। अच्छा चलो 3 कमरे हो गए, 3 बाथरूम हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब क्या चाहिए यार, मम्मी का एक पूजा रूम हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। नहीं, पूजा रूम में कहीं फिट नहीं हो रहा, टॉयलेट के बगल में हो रहा, वो चलेगा नहीं, कैंसिल कर देंगे। अच्छा कैंसिल कर दो, पूजा रूम कैंसिल कर दो। फिर क्या करना है, डाइनिंग कहाँ रखें? डाइनिंग ऐसा करो कि ऐसा कर, किचन में स्पेस बड़ा है, किचन में ही कर दो डाइनिंग। अच्छा ठीक है, डाइनिंग कर दो। आप कुछ प्लान करते हो ना पहले थोड़ा, और उसको आप पहले सिर्फ एक रफ सा बना लेते हो। अच्छा 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 3 बाथरूम, 1 किचन, 1 डाइनिंग, 1 ड्राइंग रूम, ऐसा ही हो गया घर हमारा। फिर उसमें आप फाइनल करने बैठते हो। वैसे एक छोटा जो है ट्रीटमेंट,
लिखते हैं आप, जैसे आपने जो आज लिखा होगा मेरे ख्याल से वो स्क्रिप्ट नहीं होगी, शायद वो ट्रीटमेंट होगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे एंटिसिपेशन है। बाकी क्या आपने लिखा है मुझे देखना पड़ेगा। राइटिंग द स्टेप आउटलाइन, जब हम बड़ी पिक्चर लिखते हैं तो ब्रेकिंग द ट्रीटमेंट इन द सीक्वेंसेस एंड इंडिविजुअल सीन्स एंड राइटिंग द स्टेप आउटलाइन। अब जैसे जिसने पानी वाली पिक्चर है उसने पहले तो ये सोच लिया होगा कि क्या होगा उस्ताद अगर नदी रिवोल्ट करने लगे, उसको कैसे दिखाएंगे। नदी रिवोल्ट कर रही है गंदगी फेंकने की वजह से, तो चलो अगर नदी आ जाए एक औरत का रूप लेके तो सब पे गंदगी फेंकेगी, है ना, ये तो बात, ये तो ट्रीटमेंट हो गया। एक दिन नदी एक औरत का रूप लेके आती है, सब पे गंदगी फेंकती है। अब उसको क्या करें, कैसे दिखाएं यार, ऐसा करते हैं कि दिखाएंगे एक औरत आई और उसने गंदा पानी फेंका, फिर आगे क्या हुआ, फिर उसने एक और पे फेंका, फिर एक और पे फेंका, इतनी बड़ी न्यूज बढ़ गई कि वो अच्छा हाँ ठीक है। एक पहले मोटी मोटी कहानी आपने सोच ली, उसके बाद में फिर आप उसको सीन में बाकायदा कि इंटीरियर एक्सटीरियर लोकेशन ये वो कैरेक्टर सब आपने लिखने शुरू किए। हम स्टेप आउटलाइन लिखते हैं। म्यूजिक की बात करें, जो हमने जो जिन थीम प्लॉट कैरेक्टर की जो हमने बात की थी, म्यूजिक की अगर बात करें तो रिदम पेसिंग ये सब चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। स्पेक्टिकल की बात करें, वेयर जो पहला शब्द हम लिखते हैं स्क्रीन प्ले पे कहाँ हो रहा है, विजुअल स्केप जरूरी है, क्योंकि फिल्म जो है जो आपसे बात करे जी ने की कि बिना शब्दों के बनाई है, फिल्म बेसिकली विजुअल स्केप नहीं होती है, फिल्म बेसिकली विजुअल से ही बनती है। हिंदुस्तानी फिल्म में बक 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 डायलॉग से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिल्म बेसिकली जितनी आप विजुअल बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो स्पेक्टिकल क्या है, कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, कैसी जगह है, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये विजुअल स्केप पे फिल्म का बनाना बहुत जरूरी है। स्पेक्टिकल दृश्यबंध। डिक्शन पे आते हैं हम, डायलॉग पे आते हैं। डायलॉग वो स्पोकन वर्ड है, वो चाहे गा के कहा जाए, चाहे कह के कहा जाए, या किसी और वर्बल फॉर्म में कहा जाए। ये भी डायलॉग, ये नहीं कि ये तो सिर्फ कुत्ते को दुराया आपने कुछ नहीं किया, ये भी डायलॉग। जो कुछ भी बोला जाएगा किसी भी तरह से बोला जाएगा वो डायलॉग है, चाहे हम गा के सुना रहे हैं, वो चाहे हम कह के सुना रहे हैं, चाहे हम आवाज से सुना रहे हैं, उसको डायलॉग माना जाएगा। एनी अदर वर्बल एक्सप्रेशन। डायलॉग जब बोलने वाला होता है तो तीन प्रकार के डायलॉग होते हैं। एक तो कॉन्वर्सेशन होता है, कैसी हो, यू आर फाइन, इफ यू आर फाइन तो ये क्या कर रही थी तुम, विक्स वाला क्यों कर रही थी? सर सर्दी होने का चांस लग रहा है तो उससे पहले अवॉइड करना। अच्छा वेरी गुड, ये कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्वर्सेशन ठीक है। अब इस कॉन्वर्सेशन के बाद में एक मोनोलॉग भी हो सकता है। एक मोनोलॉग ये हो सकता है, अगर मेरी ऐसी आदत होती तो मैं पता नहीं स्टूडेंट को क्या है, मैं आपको पता नहीं कर सकता, सर्दी होने के चांस में ऐसा हो सकता है। चांस में अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी कर लो ना, एक छाता भी लगा लो, क्या पता कि हम बारिश हो रही है। ये जो चल रहा है ये मेरा एक मोनोलॉग चल रहा है। ये मैं आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एक मोनोलॉग चल रहा है, जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग अपने आप से बात करते हैं, और मैं ये बात करते करते जा भी सकता हूँ बाहर, और ये पता नहीं कैसे स्कूल में सर्दी होने के चांस से ऐसा वो लगा रहे हैं, तो ऐसा करो एक प्रोसिन भी खा लो, क्या पता सर्दी लगे तो बुखार भी आ जाए, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं कर रहा हूँ, ये मोनोलॉग। फिर नरेश ने कहा तुझे हाँ क्या हुआ, फिर ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। नहीं आप जा रहे थे कुछ सोचते हुए, हाँ मैं सोच रहा था, क्या नहीं मैं कुछ नहीं सोच। ये तो एक वो हुआ। और कभी कभी एक चीज होती है इसको कहते हैं सोलोलॉजी। सोलोलॉजी वो कहलाती है जब मैं मोनोलॉग में तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, सोलोलॉजी तब होती है जब मैं कुछ सोच रहा हूँ, और अगर उसको वर्बल एक्सप्रेशन में कहा गया, अगर मैं बैठा कुछ सोच रहा हूँ, अपने आप से सोचना भी अपने आप से बात होती है, लेकिन अलग तरह की बात होगी। मैं अगर बैठा सोच रहा हूँ कि फिल्म में जो औरत ने पानी डाला था बड़ा अच्छा था, इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा था, अभी मैं बाहर जाता हूँ पानी लेके आता हूँ, उनको मैं डाल देता हूँ। इसमें फिर मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मैं सोच रहा हूँ बबल में दिखाई देगा या पीछे से आवाज सुनाई देगी, माइंड वॉइस।
आर्ट्स वाइज, वो सोरोलॉजी कहलाती है। उस तरह वो भी कभी कभी फिल्म में दिखानी पड़ती है। और हिंदी फिल्म में तो बहुत ज़्यादा, हिंदी फिल्म में भी और हिंदी फिल्म से ज़्यादा हिंदी सीरियल में ये जो होता है ना, ये बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ होती है, लेकिन अक्सर लोग दिखाते हैं। और हिंदी सीरियल में खूब दिखाते हैं, गुजराती साड़ी पहन के फिर जो सास खड़ी होती है इसकी कल मैं साड़ी में आग लगा दूंगी और फिर कहूंगी कि ये बहू ने पूरे घर में जलाने की कोशिश वो जो होता है वो सोरोलॉजी कहलाती है, वो भी अक्सर कहलाई जाती है। इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू, बट इट इज डन, वी शुड नो अबाउट इट। नरेशन होता है, नरेशन बहुत सी फिल्मों में आपको मिलेगा, नरेशन आपको मिलेगा। आपने शतरंज के खिलाड़ी देखी कि नहीं देखी? सतीश रे की फिल्म, अब उसमें अमिताभ बच्चन का नरेशन। आपने लगान देखी होगी, लगान में मिलेगा। फिर भुवन कहीं गायब हो गया और इतिहास से कहीं चला गया, मगर बात तब की है जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा करके रखा था। ये नरेशन जो कहीं पीछे से आ रहा है। कमेंट्री भी होती कभी कभी, एक कमेंट्री कभी आपको कोई चीज बताती है फिल्म में, एक कमेंट्री भी कभी कभी, जैसे कल जो मैंने आपको दिखाई थी फिल्म, जो नदी से जहाँ समुद्र से कूड़ा आ रहा था, उसमें जो पीछे सुनाई दे रहा था वो कमेंट्री थी। कमेंट्री भी जरूरी थी ना, उसके बिना आपको नहीं समझ में आया कि बॉम्बे जिसमें कि कभी इसको क्वींस नेकलेस कहा जाता था, वहाँ क्वींस नेकलेस में देखिए आप कचरा नेकलेस हो गया है, कितना कचरा यहाँ पे गया। वो कमेंट्री थी, वो नरेशन नहीं था, वो एक तरह की कमेंट्री थी, कमेंट्री कमेंट किया जा रहा है। दोनों काफी मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन फिर भी डायलॉग जो होता है वो कॉन्वर्सेशन नहीं होता। अब आप कहेंगे डायलॉग कॉन्वर्सेशन नहीं होता सर, अभी तो आप कह रहे थे डायलॉग कॉन्वर्सेशन होता है। जब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि डायलॉग कॉन्वर्सेशन नहीं होता, इससे मतलब ये है कि हमारी इनके बीच में जो बात हुई, वो मैंने पूछा और कैसी हो तुम, कि अगर तुम फाइन हो तो तुम ये क्यों सूंघने में लगी हुई हो? जो तुमने जवाब दिया था मैंने वही दिया। ये कॉन्वर्सेशन था, लेकिन फिल्म में ये बहुत समय बर्बाद कर रहा है। अगर फिल्म में मैं इसी को डायलॉग में लिखूंगा तो मैं इसको कॉम्पैक्ट कर दूंगा। कॉम्पैक्ट करके मैं कहूंगा कि बेटा तबीयत खराब है, तुम सूंघ रही हो, खत्म। कैसी हो? आई एम फाइन। डैडी कैसे हैं? नहीं, ही इज ऑल्सो फाइन। मम्मी की सर्दी तो नहीं है? नहीं, शी इज ऑल्सो फाइन। इसका कोई मतलब नहीं है। तो वी कंडेंस इन अ फिल्म, बल्कि ऐसा कहा जाता है, जो कि आप आगे देखेंगे कि अभी इसके आगे वो स्लाइड आएगी कि कहाँ गई, फिल्म डायलॉग इज लाइक अ पुअर मैन्स टेलीग्राम। टेलीग्राम अब तो बंद हो गए हैं एक जमाने में, अब तो मेल चलने लगे। जब टेलीग्राम चलते थे 2 साल पहले तक, तो हर शब्द के पैसे लगते थे, याद है आपको? कभी ना कभी तो दिया होगा, बचपन में पढ़ा होगा टेलीग्राम। हर शब्द के पैसे लगते थे। तो पुअर मैन जाता था लिखवाने के लिए कि राजेश, सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर डैडी इज डेड, प्लीज कम फॉर द क्रिमेशन। तो वो पोस्ट ऑफिस वाला जोड़ता था और कहता सर 128 रुपये हुए, क्योंकि अर्जेंट टेलीग्राम जाना है। 128 रुपये तो बहुत हो गए। उन दिनों 128 बहुत होते थे, आज नहीं होते। आज तो स्विगी का एक बार का खाना नहीं आता, है ना, 4 पराठे नहीं आते। उस दौरान बहुत होते थे। 128 रुपये तो बहुत हो गए। तो ऐसा करो कि ये क्यों लिख रहे हैं, राजेश योर फादर इज डेड, प्लीज कम फॉर द क्रिमेशन। अरे राजेश का नाम टेलीग्राम जा रहा है तो राजेश ही पड़ेगा। एड्रेस के तो वैसे लग नहीं रहे, जहाँ लिखा है कि राजेश सिंह फलाना ढिमकाना लखनऊ, तो राजेश लिखने की क्या जरूरत है? राजेश काटो। योर फादर इज डेड, योर फादर इज डेड। अरे अगर अरुण जेटली जी के फादर मरे होते तो तुम राजेश को टेलीग्राम क्यों कर रहे हो? फादर डेड इतना लिखो। अच्छा ठीक है, फादर डेड, कम अर्जेंटली फॉर द क्रिमेशन। ये भी लिखने की जरूरत है क्या? जैसे राजेश पढ़ेगा फादर डेड, खुद ही भागा हुआ आएगा, बल्कि खुद फोन करेगा, सुनो क्रिमेशन करना मत, मैं आ रहा हूं। वो तो खुद ही रोकेगा। इतना बहुत, राजेश सिंह लखनऊ फादर डेड,
खाली फादर लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क के खाली डेट लिख देंगे तो पुअर मैन टेलीग्राम में वो शब्द कम 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 करता जाता था, तब इतने में लिखता था। वैसे ही फिल्म का डायलॉग लिखा जाना चाहिए जो कि मतलब की बात करे और मतलब की बात को ढंग से करे, बिला वजह की बातें ना करता रहे। ठीक है। राइटिंग डायलॉग इज द आर्ट ऑफ सेलेक्टिव नॉट फोटोग्राफिक थिंग। फोटोग्राफ में क्या है कि हम इस कमरे की हमने फोटोग्राफ ले ली तो हमने पूरी ले ली था, हमको काम घड़ी से है, एक्चुअली हमको टाइम देखना है कि कितने मिनट बचे हैं क्लास में, तो हम काहे को ये सब चीजें उस पर घुसड़ गए। सेलेक्टिवली हमें क्या चाहिए, हमें घड़ी चाहिए, भाई इतना चाहिए, इतना ही एक्सपोज करो, बस खत्म। वैसे ही है। दूसरी बात पे आ जाते हैं पहले वाली स्लाइड पे कि कैरेक्टर्स गिव बर्थ टू द डायलॉग्स, जो कल भी मैंने आपसे बात कही थी, एंड द डायलॉग्स गिव बर्थ टू द कैरेक्टर। अगर मैंने इनसे पूछा था कैसी हो, इफ यू आर फाइन तो ये तुम क्यों सूंघ रही हो? सर्दी अवॉइड करनी, सर्दी हो, तुमने जो डायलॉग बोला तो वही बोला, सिर्फ सर्दी होने का चांस है, सर्दी होने का चांस है। अब इसमें देखिए हम लोगों ने जो डायलॉग को बर्थ दिया, इससे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। ये जो बुढ़ा बैठा था सफेद बालों वाला, इसने हिंदी में पूछा तुम कैसी हो। ये जो जवान लड़की बैठी थी, इसने जवाब क्या दिया, आई एम फाइन। पहली बात तो ये कि ये बुढ़ा हिंदी बोलता है और ये लड़की अंग्रेजी बोलती है, लेकिन फिर बुढ़े ने भी दिखाई थोड़ी अंग्रेजी, इफ यू आर फाइन तो ये तुम सूंघ क्यों रही हो, उसने आधा हिंदी आधा अंग्रेजी में जवाब दिया। तब लड़की ने भी कहा चलो मैं भी थोड़ी हिंदी बोल लेती हूँ, तो उसने फिर कहा कि नहीं सर्दी होने का चांस है, इसलिए उसने थोड़ी हिंदी बोल दी। तो मतलब थोड़ा एकोमोडेटिव है, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन इस लड़की का अंग्रेजी का है, इसको अंग्रेजी बोलना ज्यादा आसानी से पसंद है। तो ये जो बुढ़ाऊ है इनको हिंदी बोला, इतना तो कैरेक्टर हमारा स्पष्ट हो ही गया। थोड़ी देर और बात करेंगे तो और कैरेक्टर स्पष्ट होते चले जाएंगे। वैसे ही हमने बर्थ दिया था डायलॉग को, लेकिन डायलॉग ने हमारे चरित्र को डिफाइन किया। डायलॉग इज ए गेटवे टू द कैरेक्टर। गेटवे जानते हैं जहां से, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया टू बॉम्बे, वैसे डायलॉग से हमको चरित्र के बारे में पता चलता है। कल जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अब भाई हम क्या करें, हम तो लेट हुए तो कितनी दूर है ट्रैफिक, इससे हमको पता चल गया कि भैया एक तो ये आदमी लेट हो जाता है, दूसरा ये आदमी बिहार कराने वाला, दूसरा तीसरा ये है, तीसरा ये ढीला वाला आदमी है। बोलने के ढंगे से पता चल गया। बहुत कुछ आपको पता चल जाता है। हम लोग बल्कि जब किसी से मिलते हैं सबसे पहले तो हम शक्ल देखते हैं, शक्ल देख के हम कुछ गेस करते हैं लोगों के बारे में। हमारी ये आदत है मनुष्यों की कि हम हमेशा लोगों को तोड़ते रहते हैं, गेस करते रहते हैं। खत्म करें सर। ये लोगों ने भेजा है कल, लोगों को सो लो, लोग अपने चंद्र रोड पे सो रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो विल मेक अप आफ्टर हाफ एन आवर ब्रेक। मैं 2-3 स्लाइड बची, मैं इसको दिखा के खत्म कर देता हूँ। बेटा 5 मिनट में और ले रहा हूँ, तुम लोगों को 5 मिनट और दे दूंगा। इसको पढ़ने चालू मत करो, तुम्हें पता है क्या लिखा है। अभी पढ़ना मत चालू कीजिए, अभी नहीं, अभी सुन लीजिए। बाद में टीवी होगा तो फोन पे डायलॉग की बात कर रहा था मैं कि डायलॉग में सब कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ हिंट करना चाहिए, जो कि पहला पॉइंट यहाँ पर था। डायलॉग शुड बी नॉट सेइंग बट हिंटिंग। शॉर्ट का डायलॉग जितना ही उतना ही अच्छा रहेगा। अब शॉर्ट का ये मतलब नहीं कि किसी को स्पीच देनी है तो वो भी भाई और बहनों बस, ऐसा तो नहीं होगा। अगर स्पीच है तो है, लेकिन स्पीच जितनी कम से कम में होगी उतना ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा बकबक करके कोई नहीं मानना फायदा होने वाला है। डायलॉग जितनी सिंपली कंस्ट्रक्टेड होगा उतना अच्छा होगा। कल अगर आपने डॉन कॉर्लियोने वाले सीन में देखा होगा, आई लव अमेरिका, आई रेज माई डॉक्टर लाइक एन अमेरिकन। सिंपल
सिंपल डायलॉग, सिंपली कंस्ट्रक्टेड, इनफॉर्मल स्पोकन सेंटेंसेस, जैसे जिंदगी में हम बात करते हैं इनफॉर्मल है ना, हम उसको स्पीच की तरह नहीं बोलते हैं। भाई और बहनों, आज आपकी तबीयत कैसी, ऐसा नहीं बोलते। और तुम कैसी हो, एक ऐसा तो नहीं बोलते। और बहन जी, आज आपका स्वास्थ्य कैसा है, ऐसा तो नहीं बोलते। आज आपको आयुष्मान भारत की आवश्यकता तो नहीं है, फिर आप फिक्स क्यों चूज रही हैं, ऐसा तो नहीं बोलते। इसलिए उसको सिंपल रखें। सस्पेंस सेंटेंस एक बड़ी अच्छी चीज है। सस्पेंस सेंटेंस ये है कि जो मेन बात कहनी है उसको थोड़ा सा बाद में आने। एक बड़ा फेमस 6 शब्दों का डायलॉग है शेक्सपियर का, कि मैकबेथ नाम के नाटक में मैकबेथ का एक नौकर दौड़ते हुए आता है क्वीन के पैलेस से, द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड। जब जैसे उसने कहा द क्वीन, तो आपको समझ में आया कि वो ये भी द क्वीन इज डेड माय लॉर्ड ये भी कह सकता था, लेकिन उसने पहले ही कह दिया, तो बात के मतलब ही नहीं। तो माय लॉर्ड वाले क्या कह रहे, क्वीन इज डेड के बाद तुम किंग भाग जाएंगे यहाँ से, कहाँ? तो उसने जानबूझ के सस्पेंस सेंटेंस रखा है, द क्वीन माय लॉर्ड इज, क्या हुआ, फिर बेहोश हो गई। द क्वीन माय लॉर्ड, उन्होंने बाल काट लिए अपने, कुछ भी हो सकता था। तो उसने शेक्सपियर ने उसको थाम के रखा, द क्वीन माय लॉर्ड हैज ब्लाइंडेड हरसेल्फ। ये आंख फोड़ता क्या राजकुमार की कहानी के अलावा? हाँ हाँ माय लॉर्ड, तो उसने पुराना नाटक पढ़ लिया था इडिपस नाम का, उसमें भी लोगों ने आंखें फोड़ ली थी, तो उसने भी आंखें फोड़ ली। कुछ भी हो सकता है। इसमें सस्पेंस सेंटेंस थोड़ा सा जितना थाम के रखेंगे फिर बाद में कहेंगे, लेकिन हर सेंटेंस तो नहीं होगा ना सस्पेंस सेंटेंस। और मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं बताइए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। वर्ड्स का फिजिकल अपीयरेंस, वर्ड का मीनिंग, वर्ड के सारे एसोसिएशन से। गब्बर अगर हम एक नाम भी रख रहे हैं तो गब्बर से कुछ पता चलता है। डॉक्टर डैंग, जहां दिल्ली में डॉक्टर डैंग नाम की एक पैथोलॉजी लैब भी है ग्रीन पार्क में, कल ही देख रहा था मैं जाते समय, तो मैंने लगा ये नाम यहीं से चुराया है जावेद साहब ने, किसी ने जिसने मिल गया डॉक्टर डैंग का। तो जो नामों का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मैं आपको एक तमाचा मारूंगा, मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा, एक लपड़ दूंगा, तीनों में एक ही चीज में दे रहा हूं, I'll give you a slap। लेकिन इसमें कौन सा शब्द बेहतर लग रहा है इन द फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब लिखने में नहीं, अच्छा ये टेढ़ा होकर लिखा जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन सुनने में कौन सा डायलॉग, क्योंकि डायलॉग सुनने के लिए किसका लपड़ का ज्यादा मजा रहा है, या थप्पड़ का ज्यादा मजा रहा है, या चाटा का ज्यादा मजा रहा है, या चपक का ज्यादा मजा आ रहा है, या स्लैप का मजा आ रहा है, किस सेंटेंस उसका देखना पड़ेगा। अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती है, जिसको जो पसंद हो मुझे बताना, फिर मैं दूंगा भाई। किसी को चाटा, किसी को लप्पा, किसी को थप्पा। ठीक। डायलॉग शुड नॉट बी सेक्रीफाइसिंग द कैरेक्टर फॉर ब्रिलियंस। अक्सर क्या हो जाता है, हम डायलॉग को इतना चमकदार बना देते हैं। ब्रिलियंस का मतलब यहाँ पे इससे है क्या कि जो बेचारी एक मरती हुई गरीब औरत है, वो ये नहीं बोल सकती है, जिसको देहाती भाषा में कुछ बोल देना चाहिए कि भैया उनसे कह देना वो मर गई, भाई साहब ऐसा कीजिएगा, अंत समय तो ईश्वर सामने है, इसलिए वो ये सब ईश्वर ईश्वर क्या जाने, उसके पेट में ऐसे दर्द हो रहा, बेचारी मरी जा रही, तो ये सब नहीं कहेगी। नहीं सर ईश्वर का नाम लेने से, अरे वो सब किसी भाषण के लिए रखो अपने यहाँ पर। पेडांटिक नहीं होना चाहिए, मतलब भाषण नहीं देना चाहिए, अननेसेसरी स्मार्ट नहीं होना चाहिए, रिटॉरिक नहीं होना चाहिए। आमतौर से रिटॉरिक जो एक स्पीच की चीज होती है कि अक्सर हम लोग जो हैं वो अननेसेसरी, कि आप राजकुमार के लिए लिख रहे हो या रजनीकांत के लिए लिख रहे हो कि जानते हैं आप क्यों खड़ा हूं मैं आपके सामने, इट्स ए रिटॉरिक क्वेश्चन। आज मैं इसलिए खड़ा हूं, आप सोच दें किस लिखो, आज कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, अरे तो पहले बताया था।
लेकिन ये सब का मतलब नहीं बिला वजह डायलॉग में ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नॉट एवरी लाइन शुड बी ए पंच लाइन। हर लाइन नहीं, एक सीन के बाद में एक पंच लाइन आ सकती है, लेकिन हर लाइन को पंच लाइन नहीं बनाना चाहिए। द बेस्ट एडवाइस फॉर डायलॉग इज, तभी नरेश जिसने आपने कहा था कि साइलेंट फिल्म लिखें, कि डोंट राइट अ डायलॉग, शो द इंसिडेंट्स। इफ यू हैव टू राइट द डायलॉग, लेस इज मोर। ठीक, एरिस्टोटल ने क्या कहा था? स्पीक एज ए कॉमन मैन बट थिंक लाइक ए वाइज मैन। कॉमन मैन मतलब जो भी कैरेक्टर आपका है, जो भी उसकी भाषा है, उस पर बोलिए। एक गांव का आदमी बड़ी अकलमंदी की बात कर सकता है, लेकिन वो उसकी भाषा में उससे करवाइए। ठीक है। फॉर्मेटिंग स्क्रीन प्ले में जो है, जिसको हमने कल आपको दिखाया था, अब हम फिर जाएंगे उस पर दोबारा, कि सबसे पहले सीन हेडिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर लोकेशन, एक्शन क्या हो रहा है, कैरेक्टर कौन है, क्या बोल रहा है, डायलॉग, पैरेंथेटिकल जिसमें हमने आएंगे कि इंटेंसिटी क्या है, इमोशन क्या है, उसका थोड़ा सा एक्शन क्या है, जिससे कल आपने पूछा था कि कैसे हमको ये करवाना है कि वो कांप रहा है, तो वो कांप रहा है, लिख देंगे कि वो कांपते हुए ये डायलॉग बोल रहा है, क्योंकि वो कांप रहा है, कांपते हुए, ब्रैकेट में लिख दो, वो पैरेंथेसिस कहलाता है। ट्रांजिशन कट है कि डिसॉल्व है कि फेड आउट है कि वाइट है कि एक्ट है। पिचिंग पे आएंगे, और अभी लास्ट स्लाइड थी।